हेलो एवरीवन। और कैसा गया आपका एग्जाम? होपफुल सो कि आपका एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो एज यूजुअल बॉटनी और बायो की अगर बात करें तो काफी इजी आया था क्वेश्चन। और केमिस्ट्री मॉडरेट था बट फिजिक्स भाई साहब हिला दिया सबका। ठीक है। तो आज का बेसिकली हम लोग का मेन एम ये है कि मैं जा रहा हूँ पूरे बॉटनी में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए, ऐसे तो क्वेश्चन काफी इजी थे बट सभी को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि क्या रीजन है आंसर सही होने का, अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये बेसिकली चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स से है और बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या क्या है तो स्टार्च। अब स्टार्च क्या है तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। तो बेसिकली स्टार्च ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर। ठीक है। एंटीबॉडी क्या करता है तो इन्फेक्शन से लड़ता है, तो क्या बोलेंगे, फाइट इन्फेक्शन। कॉन्कवलिन ए क्या है, लैक्टिन से। तो आपका सी का हो जाएगा 4। और ग्लूट फोर ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका स्टार्च का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, और बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा 4, यानी आंसर चला जाएगा हमारा 1। ठीक है। अगेन सेल से क्वेश्चन है और इस बार तो भाई साहब क्वेश्चन मतलब सेल यूनिट से इतने सारे क्वेश्चन, टोटल 13 क्वेश्चन आए थे सेल यूनिट से। जो हम लोग बोलते थे कि भाई क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक्स पढ़ो, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस बार ओनली 3 क्वेश्चन भाई, इतने बड़े चैप्टर से बस 3 क्वेश्चन। हम लोग इतनी मेहनत से उस चैप्टर को पढ़ाते हैं, बस 3 क्वेश्चन वहां से। तो चलो क्या खैर। तो बात करते हैं क्रिस्टी की। तो क्रिस्टी किसको बोलते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, वो जो इनफोल्डिंग बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है। सिस्टर्नी किसको बोलते हैं भाई, तो गोल्जी बॉडी के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो डी का हो जाएगा, मतलब बी का हो जाएगा डी। थैलेक्वाइड्स अगेन आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, जो आपका सिंगल क्वाइन होता है, सैक होता है, जो कि मिलकर ग्राना बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। तो हो जाएगा आपका सी। और फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा आपका 1, यानी आंसर अगेन 1। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि भाई फाइलोटैक्सी क्या है। तो फाइलोटैक्सी बेसिकली क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज फाइलोटैक्सी। तो चौथा, मैच द फॉलोइंग, ये आपका सेल से क्वेश्चन है कि भाई हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया 4 सेट में मिलता है, विब्रियो कॉमा, विब्रियो हो गया, बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, स्पाइलम हो गया। तो स्फेरिकल किसको बोलते हैं, कोकस को। रॉड शेप किसको बोलते हैं, बैसिलस को। कॉमा शेप किसको बोलते हैं, विब्रियो को। स्पाइलम स्पाइरल को। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए का हो जाएगा 2, स्फेरिकल कोकस। बी का हो जाएगा 4, बैसिलस। ए का 2, बी का 4। तो मिला लेते हैं कहीं से, तो आंसर मिल जाएगा आपका 3rd। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी बायोमोलिक्यूल से है। और ये क्वेश्चन अगर आप पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से बनाओगे तो आपसे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0.5 दिया हुआ है, लेकिन नए एनसीईआरटी में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 9.5 दिया हुआ है। तो हम लोग को नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको आंसर देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड टी, यानी 4th ऑप्शन। अब यहाँ पे आपका लेंथ दिया हुआ है, तो एल नॉट स्टार्टिंग लेंथ क्या है, एल नॉट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अरिथमेटिक ग्रोथ पर डे, यानी रेट दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है। और हमसे पूछा है, एल टी पूछा है 7th डे पे। ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, एल टी इजकल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट कितना दिया हुआ है 20, रेट क्या है 30, और डे कौन सा है 7 डे।
इसको कैलकुलेट करोगे तो 230 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन स्पोरेंजिया। हाँ सही बात है, आपका जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा वो कहाँ रहेगा, स्पोरेंजिया के अंदर रहेगा। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड। अब नेकेड सीड का मतलब ही क्या हुआ कि ऊपर से कोई कवरिंग नहीं होगा। बेसिकली जिम्नोस्पर्म में आपका ओवरी नहीं मिलता, और जब ओवरी नहीं मिलता तो आपका सीड जो है वो कवर्ड नहीं होगा। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी फोर्थ। लेकिन 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 यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू है। देखो आंसर तो ठीक है, बट अगर एनटीए इसको थोड़ा सा अगर टाइटली लेता है इस बात, तो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है रिमेन। अब सिंपल सी बात सोच के देखो, क्या मेल गैमेट हमेशा मेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहेगा? ठीक है, रीजन ये है, क्या हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर रहेगा? रीजन ये है कि मेल गैमेट को जाना है पॉलिनेशन करके फीमेल के पास। फीमेल तो हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर रहेगा, लेकिन मेल गैमेट को पॉलिनेशन करना है, यानी मेल बॉडी से बाहर निकल के फीमेल बॉडी में जाना है। तो क्या हमेशा आपका वहां पे क्या बोलते हैं मेल बॉडी के अंदर रहेगा? अब यहाँ पे ही थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। वही बोले, अगर एनटीए इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअली जाना चाहेगा, तो इसका आंसर वो ये भी दे सकता है कि पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। लेकिन अगर सिर्फ एनसीईआरटी का जो लाइन लिखता है उस पे चलेंगे, तो आपका आंसर फोर जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेल से है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई? तो हम लोग जानते हैं कि ईआर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एसईआर और एक को बोलते हैं आरईआर। एसईआर का काम क्या है भाई? तो एसईआर आपका लिपिड का सिंथेसिस करता है और आरईआर आपका प्रोटीन बनाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई एसईआर क्या करेगा, तो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब इसको कैसे डील करेंगे, ध्यान दो। हम लोग जानते हैं कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हमको दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलता है। तो सिंपल सी बात है, 206 मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे 206 इंटू 2 यानी कितना हो जाए 412 मॉलिक्यूल। अगेन क्या बोल रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेज। हमारे सेल साइकिल फेज का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो सबसे पहले इंटरफेज होता है, तब एम फेज होता है। इंटरफेज में क्या क्या आएगा, जीवन, एम, जीवन, G1 S G2 एंड M। ठीक है, पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज और देन M फेज, यानी आंसर चला जाएगा 4। सॉरी, आंसर चला जाएगा आपका G1 S G2 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन। सेल थ्योरी किसने दिया था भाई? तो सेलियन शॉन ने। स्टेटमेंट, और क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज वन। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब आपका प्रोफेज वन खत्म होने वाला होता है तो क्रोमैटिनेट कंप्लीटली कंडेंस करके आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। और फिर यही चीज जब आपका मेटाफेज में जाता है तो हम लोग अच्छे से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या बोला, मियोसिस वन रिजेबल माइटोसिस नहीं। होता क्या है कि मियोसिस जब भी होगा तो आपका दो डिवीजन होता है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। तो मियोसिस वन, कोई सेल अगर 2n है, ये मियोसिस वन में जा रहा है, तो ये नया सेल जो देगा वो क्या देगा, n देगा। ठीक है, लेकिन जब जो n वाला सेल है, जो n वाला सेल है, जब ये मियोसिस में जाएगा, मियोसिस टू में जाएगा, तो यही सेल आपको n देगा। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में घटेंगे, मियोसिस वन में घटेंगे, मियोसिस टू में क्रोमोसोम नहीं घटता। इसीलिए बोलते हैं कि मियोसिस टू इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, ना कि मियोसिस वन। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स, यानी सेकेंड। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन करेक्ट? अब फोटो रेस्पिरेशन होता कहाँ है? तो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली आपके C3 प्लांट में होता है। अब देखो यहाँ पे एक और पीस है,
यहाँ पे C3 साइकिल बोल रहा, बेसिकली इसको C3 प्लांट लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि C3 साइकिल आपका C4 प्लांट में भी चलता है और मेन इशू होता है C3 प्लांट में, ना कि C3 साइकिल में, ठीक है। फिर भी चलो इसको लाइटली लेके चलते हैं हम लोग। तो पहला चीज है कि डू नॉट अकर इन C3, नहीं भाई, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसी कारण से तो डेवलपमेंट करके C4 प्लांट आया। फिर क्या बोला, CO2 इज कंज्यूम एंड O2 जनरेटेड, नहीं, O2 कंज्यूम होता है, CO2 जनरेट होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे देखो कि RuBP जब O2 से रिएक्ट करता है तो दो चीज बनाता है, एक बनाता है 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा बनाता है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 3PGA 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड है, और इसी की वजह से इसको फोटो रेस्पिरेशन या फिर टूसी साइकिल भी बोलते हैं हम लोग। तो और अच्छा, नो सिंथेसिस, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी ATP और NH2 नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा C एंड D, C एंड D। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल, भाई सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है हमको मिलता है कौन सा, 70S। 70S के दो सब यूनिट 50 और 30, ठीक है। हैव दे हैव प्लाज्मिड, हाँ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। दे हैव मीजोसोम, मीजोसोम भी होगा, पेरोक्सिसोम नहीं होगा, क्योंकि पेरोक्सिसोम एक टाइप का माइक्रो बॉडी, और माइक्रो बॉडी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यानी ABC। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएंगे, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को याद रखना कि इसमें होता है गर्ल कॉम्प्लेक्स, और अगर प्लांट्स रहे तो इसमें V भी जोड़ देते हैं, G फॉर गोल्जी बॉडी, E फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम और V फॉर वैक्यूल, यानी फोर्थ ऑप्शन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका लिविंग वर्ल्ड से है। सबसे पहला और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, और ये मैंगो के बारे में है। तो मैंगो का जो फैमिली होता है वो एरेक्डोनेसी होता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3, और एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, फैमिली, मतलब थर्ड ऑप्शन, ठीक है। Which of the following plant growth regulator promotes internode elongation prior to flowering in cabbage? अब यहाँ पे हमको इंटरनोड का इलोंगेशन करना है, और इंटरनोड का इलोंगेशन करने के लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, जिब्रेलिक एसिड। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट में आपका स्टेम में नोड्स होते हैं, और ये है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपेक्स को बढ़ाने का काम किसका है, IAA यानी इंडोल एस्टिक एसिड बोले तो ऑक्सीन का, ठीक है। और इंटरनोड्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने का काम किसका है, जिब्रेलिक एसिड का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक। प्लास्टिड दैट स्टोर्स xanthophyll known as, अब देखो xanthophyll तो बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में, बट प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में भी xanthophyll होता है। याद करो, हम लोग पढ़ते हैं नेसेसरी पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट। आपका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपका ये एंटीना मॉलिक्यूल होता है उसमें क्लोरोफिल B, C और xanthophyll होता है। तो xanthophyll तो दोनों जगह है, लेकिन मेनली कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को इज शोन बिलो, RuBP O2 3 फॉस्फोर। अब देखो, जब आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है तो RuBP जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। RuBP कितने कार्बन, 5 कार्बन। जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं, 3PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये 3PGA 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग 2C साइकिल भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है कि मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में पाया जाएगा, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन बेसिकली पी में पाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 4। एक्साइल प्लासेंटेशन टोमेटो में, पैराइटल प्लासेंटेशन आर्गीमोन में, और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन प्रिमरोज में। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, तो आंसर आपका चल जाएगा थर्ड।
ये क्वेश्चन आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोएनेसी से है। लास्ट जो आपका नीट एग्जाम हुआ था 26 में, उसमें भी सोएनेसी फैमिली पूछा गया था, जिसमें कि वहां पे फ्लोरल फॉर्मूला था। और उसी फ्लोरल फॉर्मूला के बेस पे आपका ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है कि भाई सोएनेसी में फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही बात है। कैलिक्स हैव 5 सेपल एंड आर यूनाइटेड, सही बात है। एंड्रोसियम हैव 5 स्टेमन एंड आर एपिपेटलर, सही बात है। ओवरी इज इंफीरियर, नहीं, ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। Which which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction PS1? अब देखो हमारे पास फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं PS1 और एक को हम लोग बोलते हैं PS2, ठीक है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है और PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है। और ये एब्जॉर्प्शन पीक किसका होता है? क्लोरोफिल ए का, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, अब ये है आपका इनर मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं हम लोग। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी आर कॉल्ड, तो फंजाई और एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइकेन बोलते हैं। वही अगर फंगस एंड प्लांट, रूट ऑफ प्लांट बोलता तो क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। यूज्ड एज हर्बिसाइड। अब देखो, ऑक्सीन जो होता है वो आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। क्या होता है? आर्टिफिशियल भी होता है। और इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन आते हैं, 2,4-D एंड 2,4,5-D, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट वीडिसाइड। ये दोनों क्या है? ये दोनों डाइकॉट वीडिसाइड है और इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। तो भाई ये कौन यहाँ पे हर्बिसाइड का काम करेगा? तो कौन करेगा? 2,4-D। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए आपका 6 बार केल्विन साइकिल चलता है, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना चलेगा? 18 बार चलेगा। अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर, हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसको। तो सबसे नीचे में कौन आ जाएगा? आपका आपका स्पीसीज आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। स्पीसीज के बाद कौन आ जाएगा? जीनस आ जाएगा। जीनस के बाद क्या आ जाएगा? फैमिली आ जाएगा। फैमिली के बाद ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। तो आ जाते हैं GA EC, यानी फोर्थ ऑप्शन। ये क्वेश्चन बेसिकली इजी है, लेकिन उसके लिए अगर आपको याद होगा वो पूरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो आप आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा भी कंफ्यूज करोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और अच्छे लेवल का है, ये हार्ड क्वेश्चन भी है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा कि फोटोसिंथेसिस में साइंटिस्ट ने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किया, जिस जिस चीज को बताया उसको एक सीरीज में सजाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? बेल जार एक्सपेरिमेंट। था नहीं था भाई? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग को एयर के रोल के बारे में पता चला। उसके बाद सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली था आपका जैन इन्जनहाउस का, जिन्होंने हाइड्रोफाइट्स में बताया था कि ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि क्लोरोफिल ए और बी का था। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा आपका टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। टेरिडोफाइटा में डिफरेंट डिफरेंट क्लास होते हैं, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा। तो उसी में आता है आपका स्फिनोप्सिडा, जो कि किससे बिलोंग करता है? टेरिडोफाइटा से। मैच द फिजन, ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली फंगस के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा, तो आपको पता होगा फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 काम होता है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी, फिर होता है कैरियोगेमी, एंड देन होता है आपका जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी क्या था कि दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। जब फ्यूज करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी।
लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। ठीक है। और जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो 2n बन जाता है। अब फंगस होता है हैप्लॉइड, और यहाँ पे जो जाइगोट बना वो बना डिप्लॉइड। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, जाइगोटिक मियोसिस करेंगे ताकि हैप्लॉइड स्पोर्स बन सके। तो प्लाज्मोगेमी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन गैमेट, प्लाज्मोगेमी। और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी। और जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, मियोसिस। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए टू बी 3, सी 1, यानी फोर्थ ऑप्शन। कौन इसमें प्रोकैरियोटिक नहीं है? तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया। अब इस चारों में से बैक्टीरिया कौन नहीं है, तो फंगस बैक्टीरिया नहीं। जीनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ध्यान देना, जीनस के नीचे कौन आता है, स्पीसीज। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, जीनस में आ जाएंगे। और जीनस जिनका क्लोजली रिलेटेड होगा वो किस में चला जाएगा, फैमिली में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जीनस। मैड काउ डिजीज किससे होगा, तो प्रियॉन से। The inactive form of Bt toxin is converted to active form जब कोई इंसेक्ट किसी बीटी टॉक्सिन को अंदर लेता है तो उसके गट में अल्कलाइन पीएच होता है, जिसकी वजह से आपका वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, जब कोई हम लोग डीएनए किसी बैक्टीरिया के साथ लगाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। याद करो, हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कैसे आपका आर स्ट्रेन जो है एक्स स्ट्रेन में चेंज हो गया था। क्लोनिंग साइट, यानी ए का क्या हो जाएगा, 2। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट में क्या प्रेजेंट होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। याद करो, बाम H1 था, इकॉर 1 था, हिंद 3 था। ठीक है। तो क्लोनिंग साइट क्या हो जाए, 1 का बी। सिलेक्शन, सिलेक्टेबल मार्कर कौन थे, एंटीबायोटिक्स थे, यानी सी हो जाएगा 4 का। और ओरी रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन के लिए, यानी डी। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का यानी ऑप्शन चल जाएगा 3। सॉरी सॉरी सॉरी, ए का 2 यानी ऑप्शन 4। हाउ मेनी थीका इज प्रेजेंट इन ईच लोब। अब देखो, ये था हमारा एंथर, ये था यहाँ पे लोब, एक लोब ये था, एक लोब ये था। और हर लोब में कितने थीका होते हैं, तो हर लोब में आपका 2 थीका होता है। In a experiment, Mendel observed that F1 progeny plant are tall and none dwarf। सही बात है कि याद करो कि जब मेंडल ने आपका ये किया था, क्या बोलते हैं, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो F1 जैसे के सारे प्लांट क्या मिले थे हम लोग को, टॉल मिले। Stem height is contrasting trait with tall being dominant and dwarf being recessive। देखो ये चीज तो सही है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेम हाइट होता है वो ट्रेट नहीं होता, वो कैरेक्टर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही चीज, अगर क्या बोलते हैं इसका नाम, अगर एनटीए इसको कैजुअल आंसर देगा तो आंसर देगा 4 की दोनों सही हैं, और क्या है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। लेकिन रियलिटी में अगर अच्छे से कंसेप्चुअल बेस अगर आंसर एनटीए देता है तो इसका आंसर जाना चाहिए थर्ड, सॉरी सेकेंड जाना चाहिए। कि असर्शन तो सही है बट रीजन गलत नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टेम हाइट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं है, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। हाँ, अगर इज की जगह यहाँ पे हैज रहता तब हम लोग इस चीज को मान सकते थे कि हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लिख रहा है स्टेम हाइट इज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अगर एनटीए इसका आंसर 4 देता है तो कोई स्टूडेंट उसको चैलेंज कर सकता है कि भाई ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है। और प्लस एनटीए को ये बताना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी भी लिखता है कि स्ट्रेम हाइट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ना कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। हाँ, डोमिनेंट और रिसेसिव आपका ट्रेट है, लेकिन स्ट्रेम हाइट आपका क्या है, कैरेक्टर है। तो अब देखो कि एनटीए क्या आंसर देता है इसका। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर बाइंड टू डीएनए स्ट्रैंड इन द स्टेट। अब ध्यान देना, जब पीसीआर हम लोग करते हैं तो आपको पता होगा 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। और पहला स्टेप होता है एनलिंग।
बेसिकली होता क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज काम तो अच्छा करता है बट काम स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उसको काम स्टार्ट करने के लिए एक दोस्त की जरूरत पड़ती है, और उस दोस्त का नाम क्या है? आरएनए प्राइमर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनेलिंग बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात है, प्राइमर क्या काम करेगा? एनेलिंग करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स नॉन एल्बुमिनस सीड? अब सीड दो टाइप के थे हमारे पास। एक को बोलते हैं एल्बुमिनस, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। अब एल्बुमिनस सीड उसको बोलते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, यानी आपका जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट एंडोस्पर्म को इनगल्फ नहीं करेगा, पूरा खत्म नहीं करेगा। और एल्बुमिनस उसको बोलते हैं जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरे एंडोस्पर्म को खा जाता है। ठीक है, तो नॉन एल्बुमिनस का होता है एग्जांपल डाइकॉट सीड, एक्सेप्ट कैस्टर। ठीक है, कैस्टर एक डाइकॉट है बट उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। और एंडोस्पर्म का एग्जांपल होता है मोनोकॉट सीड, एक्सेप्ट ऑर्किड। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूरा नॉलेज है, तो इसमें इन तीनों में, इन चारों में भाई आपका डाइकॉट सीड कौन सा है? तो पी प्लांट। फॉर अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप जीनोटाइप? ठीक है, मतलब एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, तो किस कॉम्बिनेशन में, किसकी वजह से पर्सन जो इंडिविजुअल होगा उसका ओ ब्लड ग्रुप आना पॉसिबल नहीं है? यानी उसके माँ बाप का क्या जीनोटाइप होगा कि उसमें ओ ब्लड ग्रुप आना पॉसिबल नहीं? तो ओ का जीनोटाइप क्या होता है? तो ओ का जीनोटाइप होता है स्मॉल आई स्मॉल। यानी एक स्मॉल आई आएगा फादर से और एक स्मॉल आई आएगा मदर से। यानी सिंपल सी बात है, अगर दोनों में से अगर किसी के पास भी, अगर एक के पास भी स्मॉल आई प्रेजेंट नहीं होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होना पॉसिबल नहीं। अब देखो देखो यहाँ फादर के पास स्मॉल आई है, मदर के पास स्मॉल आई है, फादर के पास अगेन स्मॉल आई, मदर के पास स्मॉल आई। लेकिन यहां देखो कि फादर के पास स्मॉल आई प्रेजेंट नहीं। हाँ, मदर के पास है, लेकिन दोनों के पास स्मॉल आई होना जरूरी है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो आंसर मेरा क्या चला जाएगा? थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन, किसका नंबर है अमेजोन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में? तो इनवर्टिब्रेट का, और देन प्लांट का। ठीक है, अब पूरा डेटा याद करना तो भाई एग्जाम के टाइम सही नहीं होता, तो हम लोग दो से मिला लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले डी और देन ए, तो आंसर एक ही है जो कि फर्स्ट। प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही बात है। यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही। इफ अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टिपिकली, अब देखो 2n इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 36। तो पूछा है कि इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा? तो इंडोस्पर्म हमें पता है कि ये ट्रिप्लॉइड होता है या 3n होता है। तो सिंपल सी बात है, n इज इक्वल टू कितना गया? 18। तो 3n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 18 यानी 54। Which of the following is female gametophyte of an angiosperm help in guiding the pollen tube for fertilizing the egg? अब ये था हमारा एम्ब्रियो सैक, इधर था चैलेजल एंड, इधर था माइक्रोपाइल एंड। चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल जिसको एंटीपोडल बोलते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 सेल जिसको हम लोग एक को एग सेल बोलते हैं, और इन दोनों को सिनर्जिड बोलते हैं। जहां पे आपका सिनर्जिड होता है, जहां पे आपका सिनर्जिड होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है फिल्ली फॉर्म एपरेटस, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। अब ऑप्शन में फिल्ली फॉर्म एपरेटस नहीं है तो हम सिनर्जिड पे भी जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनर्जिड। हाँ, बोथ सेल आर हार्म, बोथ स्पीसीज, दोनों स्पीसीज का हार्म किसमें होता है? तो जब दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। यानी ए का क्या हो जाएगा? 3। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, तो एक हार्म होगा दूसरा को बेनिफिटेड, यानी प्रेडिशन। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड म्यूचुअलिज्म, और एक को बेनिफिट दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं, कॉमन्सलिज्म। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2,
यानी ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ फूड चेन? प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे? जो कि सिंपल सी बात है, पेड़ या पौधे या घास फूस खाएगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। गिवन बिलो, अच्छा ठीक है, ये हमारा असर्शन रीजन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि एबिंगडोन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन द डिकेड आफ्टर गॉट वेरी इंट्रोड्यूस्ड। सही बात है। हुआ क्या था कि जब हम लोग गैलापागोस आइलैंड में थी बकरियों को छोड़ दिए थे, तो उनका जो फीडिंग एफिशिएंसी था वो इतना ज्यादा था कि वहां के एबिंगडोन टॉर्टोइस का फीडिंग एफिशिएंसी क्या हो गया? घट गया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वहां से क्या होने लगे? एक्सटिंक्ट होने लगे। ठीक है, यानी असर्शन क्या है? सही है। गॉड्स वे आर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग देन, बिल्कुल सही बात है, बकरियां कुछ भी खा सकती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर 4। लैक ऑपेरॉन। ठीक है, लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू ऑपरेटर। नहीं भाई, याद करो लैक ऑपेरॉन, ये था आपका लैक ऑपेरॉन। यहाँ पे था PIPO ZYA। ये क्या था? यहाँ पे अंदर लैक्टोज था। ठीक है, मान लो 100 मॉलिक्यूल लैक्टोज होगा तो 99 प्लस 1 कर दो। जैसे ये पी आई को रीड करेगा तो यहां बनता है एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन, जो कि इस लैक्टोज के साथ जुड़ जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग एलो लैक्टोज, जिसकी वजह से ये पीओ को रीड करेगा और ये जाके बाकी तीनों को रीड करेगा। यानी अगर हमको इसको एक्टिवेट करना है तो लैक्टोज जो है वो किससे जुड़ेगा? इनहिबिटर प्रोटीन से जुड़ेगा, ना कि ओ से, ऑपरेटर से जुड़ेगा। यानी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। जिन आई जेड वाई शेयर सिंगल कॉमन प्रोमोटर। क्या आई जेड वाई और ए के पास सिंगल प्रमोटर है या फिर दो प्रमोटर हैं? तो ध्यान से देखो, दो प्रमोटर है। गैलेक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर ऑफ लैक्टोज, नहीं, गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज काम करता है एज एन इंड्यूसर। जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, हाँ, जीन आई हमेशा एक्सप्रेस होता है। In DNA, in recombinant DNA technology, lysozyme is used for disrupting bacterial cell while cellulase in, और अच्छा ठीक है, हमारे पास प्लांट है, बैक्टीरिया है, और फंजाई। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ, और फंजाई का काइटिन का बना। अब हमको अगर डीएनए निकालना है तो सबसे पहले इनको सेल वॉल को तोड़ना होगा। तो हम लोग प्लांट के सेल वॉल को तोड़ने के लिए यूज करते हैं सेलुलेज, बैक्टीरिया के लिए लाइजोजाइम, और फंजाई के लिए काइटिनेज। यानी सिंपल सी बात है, ये एसर्शन क्या है? बिल्कुल सही। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिसरप्शन ऑफ सेल, हाँ भाई, अंदर का सामान निकलना है तो पहले बाहर से उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। यानी दोनों सही है, और ऐसा रीजन भी एक्सप्लेन कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डाउन सिंड्रोम इज काउज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। नहीं, डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या था? तो डाउन सिंड्रोम था आपका ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, यानी 21st क्रोमोसोम 3 बार होंगे। ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है, ऑटोसोम से रिलेटेड। टर्नर सिंड्रोम इज काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। नहीं, टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि फीमेल या किसी में भी एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, और वही क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बात सही है। जैसे एक बात समझो, मान लो कि मेरे पास एक रूम है, ठीक है, इस रूम में इस दीवार पे टीवी लगा दिए हैं, इधर सोफा लगा हुआ है, इधर एसी लगा हुआ है, और इसमें खाने पीने की कोई कमी नहीं। ठीक है, और इसमें हम क्या किए हैं? 2 गो चूहिया और चूहा रख दिए। अब देख, यहाँ पे अभी क्या है? रिसोर्सेज अनलिमिटेड।
और जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, कोई आपका प्रीडेटर नहीं होता है, तो आपका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करोगे, तो एक टाइम आने के बाद आपका जो रिसोर्स होता है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि नंबर ज्यादा हो रहा है, स्पेस कम है, चीजें कम है, तो आपका जो रिसोर्स क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। और जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाएगा, तो आपका ग्रोथ कैसा हो जाता है, आपका लॉजिस्टिक। तो सिंपल सी बात है, कौन ज्यादा रियलिस्टिक है, लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल? तो ऑफ कोर्स सी बात है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है आपका, ज्यादा रियलिस्टिक है। फिर क्या बोला, रिसोर्सेज आर फाइनाइट। हाँ बिल्कुल बात है, रिसोर्सेज किसी के पास भी अनगिनत नहीं है, सबके पास क्या है, या हर जगह क्या है, रिसोर्सेज फाइनाइट है, ठीक है, यानी लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ऑप्शन 4। कंसिडर पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिव द गिवन द पर कैपिटा बर्थ, ठीक है। बर्थ रेट क्या दे रहा है मेरा, 0.002, और डेथ रेट भी क्या दे रहा है, 0.002। यानी सिंपल सी बात है, रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, बी माइनस डी। तो बी माइनस डी क्या है, 0 है, यानी रेट बढ़ नहीं रहा है, तो जितना पॉपुलेशन अभी है वही पॉपुलेशन आपका 10 साल के बाद भी होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। हाँ, हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाता है, कभी भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में नहीं जाता। एनर्जी पिरामिड क्या नेवर बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 10% लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज द वन नहीं, वन नहीं 10% लॉ, यानी ए और बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रिकर्सर एमआरएनए। तो याद करो, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एचएनआरएनए और एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए। तो यानी यहाँ पे बात हो रही है प्रिकर्सर एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए के बारे में, तो आंसर क्या चल जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2। अब प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 2 बना देते हैं, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो बॉटनी में जितने भी 54 क्वेश्चन आए थे, उनका मैंने सही से एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगे, और आगे चल के मैं देखता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा गया हो। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें। थैंक यू।